दोस्तों, आर्ट और एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है टीजीटी, एसएस और सीटेट लेवल 2 के लिए। आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है। हमने जो शुरुआत कर रखी है वो संविधान से शुरुआत कर रखी है। अब इसकी क्लास को शुरुआत करते हैं। पहले पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनको क्यों ऐड किया गया, पहले तो आप ये सुन लीजिए। इनको ऐड करने का जो कारण था, क्योंकि उस समय इंडिया इतना डेवलप नहीं था, ठीक है, कि वो सभी का इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर कर सके। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको पार्ट 4 में ऐड कर भाग 4 में ऐड करके ये बोला गया कि जैसे जैसे हम डेवलप होंगे वैसे वैसे इन चीजों को हम अपने इंक्लूड करते रहेंगे, अपने संविधान में इंक्लूड करते रहेंगे। इसका एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, जो फंडामेंटल राइट पंचायत को ऐड करने के लिए कहता है। और जो डीपीएसपीज हैं वो आर्टिकल 40 भी यही कहता है कि देश में, इस संविधान के अकॉर्डिंग देश में पंचायत होनी चाहिए। इस वजह से एक इसका रूप मानते हुए कि 43वां जो संविधान संशोधन है वहां इसको ऐड किया गया। अगला, इनको पर्पस क्या था? इनका पर्पस क्या था? इनके दो पर्पस माने गए हैं कि सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर बनाएंगे, यानी सोशली सामाजिक और आर्थिक लोगों का भला करेंगे, वेलफेयर, ये था इसका मतलब। और दूसरा मतलब क्या था? दूसरा मतलब था कि मोर इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी में सामाजिकताएं हैं उसको बराबर रूप में लाकर एक तरह के डेवलपमेंट और ग्रोथ स्टेट के लिए करेंगे। इनके दो स्पेसिफिक मतलब ये थे। आर्टिकल 36 और 51 के बीच में आते हैं। बेसिकली संविधान ने इसने किसी भी भाग में बांटा नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी समझ के लिए इनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सोशलिस्ट सामाजिक, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जिस थ्योरी पर काम करते थे उस बेसिस पर भी इन सिद्धांत को बांटा गया है, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल, यानी इसको यह मान लीजिए कि जो सभी के हित में काम करे, लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब, ठीक है। अगला है, हम शुरुआत करते हैं सोशल, जो इंटेलेक्चुअल थे सामाजिक बुद्धिक। उसमें आर्टिकल आपको याद नहीं करने, कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल मैं आपको यहां लिखवा दूंगा, बता दूंगा कि आप वो आर्टिकल याद कर लेना। जैसे कि पहला है आर्टिकल नंबर 38, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, इंश्योर सोशल ऑर्डर विद जस्टिस। सभी का वेलफेयर होना चाहिए, ये आपको याद करना है। अगला जो आर्टिकल है वो है 41वां, गारंटी द राइट टू वर्क। अगर राइट टू वर्क पूछा जाए कि या फंडामेंटल राइट के अंडर आता है, नहीं, डीपीएसपी के अंदर आता है, राज्य के नीति निर्देशों के अंदर आता है। एक अगला आर्टिकल है, एम टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। जो हेल्थ का जो मैटर है उसको भी बढ़ावा देने के लिए सोशल इंटेलेक्चुअल का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख भी रखा है, सोशल इंटेलेक्चुअल का मतलब है सोशल जस्टिस, वेलफेयर और इक्विटी, सभी में बराबर, यानी सामाजिक न्याय, भलाई और समानता, यह सोशल इंटेलेक्चुअल का मतलब है। अगला है गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहता है? रूरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसके लिए कौन कौन से जो मेन जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 43 और आर्टिकल नंबर 45। यानी अब आप ये बोलोगे कि ये चीज कैसे? 43 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छी कंडीशन में काम मिलना चाहिए। दूसरा, लिविंग वेजेस एंड फेयर कंडीशंस, और जो उनको आमदनी मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, वो एक अच्छी अमाउंट में होना चाहिए। ये नहीं है कि हम उसका डिस्क्रिमिनेशन करें, काम 1000 रुपया करवा रहे हैं लेकिन पैसे 100 रुपए दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब देखो, एक 86वां संविधान संशोधन मैंने आपको कल बताया था, आर्टिकल 21A ऐड करने के लिए, वो ये बोलता है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 के लिए, लेकिन 0 से 6 में शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल देता है वो अनुच्छेद नंबर 45 देता है। ये बात आपको याद करनी है। गांधी जी ने इन्वायरमेंट के ऊपर के लिए भी कुछ कहा है, तो उसको लेकर जो अनुच्छेद 48 है वही ये कहता है कि जो इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है,
हमारे जंगल्स हैं उनको हमें बचाना है और उनको प्रमोट करना है। अगला पार्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल, उदार बौद्धिक, यानी सभी के प्रति स्नेह। अब इसका जो मेन जो आर्टिकल है, दो आर्टिकल इसमें मेन आते हैं, आर्टिकल नंबर 50 और 51। 50 का मतलब है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने कहां से ली है, यूएसए से ली है। और 51 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है, 51 नंबर अनुच्छेद ये कहता है कि हम पूरे विश्व में शांति फैलाएंगे और सिक्योरिटी रिफ्लेक्टिंग लिबरल वैल्यूज ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन डिप्लोमेसी, अपनी जो डिप्लोमेसी है उसके तहत हम भाईचारा और सामाजिक एक उसकी देने का संदेश देंगे, पीस, शांति। ठीक है, अगला है, ये थे हमारे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, कब ऐड की गई थी, 42वां संविधान संशोधन में ऐड की गई थी। और किसने रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी थी एक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंडर। इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमें हमारे जो मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य हमें एनसीईआरटी बुक्स के फर्स्ट पेज पर मिलते हैं। और 86वां संविधान संशोधन हुआ जब उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया। ठीक है, ये थी इसकी मेन क्रक्स इन बातों का। अब एक वर्मा कमेटी आती है, वर्मा कमेटी जो आती है 1997। इसकी रिकमेंडेशन तो आती है लेकिन माना नहीं जाता, कई बार पूछ लेता है कि ये कमेटी किससे रिलेटेड थी। वर्मा कमेटी 1997 में आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए ही। अब हम चलते हैं आगे फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ। ये 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आप यहां लिख दी हैं। मैं आपको पढ़ा देता हूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटी वो आपको बता देता हूं। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 86वें संविधान संशोधन में आई थी, और ये कहती है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। अब शिक्षा का अधिकार कितनी जगह आया, 3 जगह शिक्षा का अधिकार आया। आर्टिकल 21 में आया, 21A में आया, आर्टिकल नंबर 45 में आया, और 51 के ए आर्टिकल मतलब 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज में आया। अब जो मेन जो बातें यहां से फंडामेंटल ड्यूटी से जो पूछी जाती हैं वो आपको बता देता हूं कि 2 फंडामेंटल ड्यूटी दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स है कि जिस वजह से वो समझ में नहीं आता कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर डीपीएसपी है, मतलब राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है। वो कौन कौन सा है, वो ये है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ टू हैव कंपेंसेशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। ये यहां नेचुरल इन्वायरमेंट की बात कहता है। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, यहां नेचुरल इन्वायरमेंट की बात नहीं कहता, वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। वहां नेचुरल इन्वायरमेंट है, यहां प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है, वहां ऐसा नहीं है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगला एक, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द राइट्स, रिच हेरिटेज एंड कंट्री कंपोजिट कल्चर, हेरिटेज को बचाने के लिए भी काम करता है। एक लास्ट है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्पर तैयार करने के लिए भी मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। अब मैं आपको एक चीज, एक इसका जो क्रक्स है वो आपको बता देता हूं। जो स्वर्ण सिंह थे उन्होंने 8 रिकमेंडेशन दी थी, 2 इंदिरा गांधी जी ने अपने अलग से ऐड की थी। दूसरी बात, जो एक राइट टू टैक्स वो भी ऐड करने की बात कही थी स्वर्ण सिंह जी ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राइट टू वोट वो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। 2 क्वेश्चन कंफर्म आने की संभावनाएं हैं प्रेसिडेंट से। अब ये हिंदी में भी दे रखा है मैंने स्लाइड में, आर्डोर एडुडेन के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा ये ऐसी कैसी स्लाइड। अगला है फंडा पॉलिटी, यानी सॉरी प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट। अब हेड ऑफ द स्टेट हमारा रिपब्लिक है, यानी लोगों के द्वारा चुना गया है, वो इनडायरेक्टली हो लेकिन चुना गया लोगों के द्वारा ही। अब वो कहां लिखा हुआ सिद्धांत में, फंडामेंटल राइट्स उसमें सॉरी में कॉन्स्टिट्यूशन में 52 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है। और इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है और टेन्योर क्या है।
टेन्योर है 5 साल का, हर 5 साल में जो है राष्ट्रपति हमारा नियुक्त होता है। इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मैंने आपको एक दिन और बताया था, आज भी बता देता हूं कैसे होता है। जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, यानी जो लोगों के द्वारा चुने गए मेंबर हैं, कहां के? लोकसभा के, राज्यसभा के और एमएलए यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितनी भी स्टेट के एमएलए हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहां से ये सभी वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसका इलेक्शन कौन करवाता है वो आपको बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इनका इलेक्शन करवाता है। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएगा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में उससे कोई मतलब नहीं है, वो सीधी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी अगर कोई इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है। ये था पूरा इलेक्शन प्रोसीजर राष्ट्रपति का। अगला है पावर एंड फंक्शंस। सभी तरह की पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर भी होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर भी होती हैं। मैंने एक बताया था आपको कि जो 123 नंबर अनुच्छेद है, ऑर्डिनेंस पास करने की पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। अगला है एग्जीक्यूटिव पावर, क्या क्या होती है? अपॉइंटमेंट किस कर सकता है, किस किस की? प्राइम मिनिस्टर की, अदर मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की, ठीक है। अदर की ऑफिशियल जैसे चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनकी अपॉइंटमेंट कर सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। ऑर्डिनेंस, ये लेजिस्लेटिव पावर भी है और एक तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर भी है। और इमरजेंसी पावर, जब देश में कोई संकट आ जाता है, आर्थिक संकट या बाहरी संकट, उस समय इमरजेंसी लगाने की जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास ही है। और लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी है? अब मान लो कि लोकसभा में कोई सेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई जरूरी मीटिंग बुलानी है तो वहां जो सम्मन करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अगर लोकसभा को भंग करना है तो वहां कौन काम करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। अगर कोई कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है, अगर उसको फाइनल में रूप में, एक्ट के रूप में उसको लाना है तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ये हिंदी में मैंने दे रखा है। अगला है जस्ट जुडिशियल पावर। अब जुडिशियल पावर कैसे है? जुडिशियल पावर ऐसे है, जिसको फांसी की सजा हो जाती है उसको फांसी की जो सजा है उसको माफ करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 72 के तहत। डिप्लोमेटिक पावर, जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस है, डिप्लोमेसी है, वो सारे प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। अगर मान लो कोई संबंध या फिर कोई ट्रेड करना है अमेरिका के साथ, यूएस के, उसके सॉरी यूरोप के साथ, फ्रांस के साथ, वो सारे नाम प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। अगला इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट कैसे होती है? क्या राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। और किस बेसिस पर हटाया जा सकता है? अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का उल्लंघन किया गया हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो इंपीचमेंट है, हटाने की प्रोसेस क्या है। अगर दोनों सभा से 2/3 से मेजोरिटी से वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो वहां राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा प्रोसेस फॉलो होता है। जो रिजोल्यूशन आएगा उसमें मेंबर साइन करेंगे, कितने मेंबर होने चाहिए, वो सारी बातें आपके लिए टीजीटी एसएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मेन बात है, अगर रिजोल्यूशन आता है तो वो कितनी मेजोरिटी से पास होना चाहिए? वो 2/3 की मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ये पूरा जो अगर राष्ट्रपति को हटाना है उसके प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है की पॉइंट्स क्या क्या है। की पॉइंट्स इन द सेंस कि राष्ट्रपति क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की इंपॉर्टेंस कैसे है? फेयरनेस, कहीं भी धोखाधड़ी ना होने दे, उसमें पूरा पूरा सहयोग जो है वो राष्ट्रपति जी का होता है। अगला है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे? अगर मान लो बीच में कोई
लोकसभा भंग हो जाती है या फिर कोई दूसरी तकलीफ आ जाती है या कोई एनी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस बेसिस पे जो स्टेबिलिटी का जो काम करता है कि ऊपर जो है हायरार्की लेवल पर स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए भी की पॉइंट है एक प्रेसिडेंट। अगला रेयर अकरेंस। अगर किसी रेयर अकरेंस कैसे है, इंपीचमेंट जो हटाने की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत रेयर है। आज तक एक भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीजर पास हुआ हो, लेकिन आया जरूर है लेकिन पास नहीं हुआ। ठीक है, कुछ मेन जो क्रक्स बातें हैं जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बताऊंगा, उससे पहले प्रेसिडेंट की 2-3 बातें जो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि ये सारा आपने समझ लिया बैकग्राउंड। अगर आप उसके आगे को समझोगे तो आपको जो राष्ट्रपति है वो अच्छे से समझ में आएगा। अब जो लास्ट है, रोल इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या रोल है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का? सेरेमोनियल रोल, यानी हायर पावर पर हायर उसके अंडर होता है सब काम। फॉर्मली अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। अगला इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में जो इमरजेंसी लग जाती है, 3 तरह की इमरजेंसी होती है, मैंने आपको बताया था। नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक इमरजेंसी भी लगती है, जो 360 नंबर आर्टिकल के तहत लगती है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो अनुच्छेद 358 ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद ये कहता है अगर 352 नंबर आर्टिकल अनुच्छेद एक्टिवेट हुआ तो 19 नंबर जो फंड आर्टिकल है, अनुच्छेद है, यानी राइट टू फ्रीडम, मौलिक अधिकार, वो अपने आप हट जाता है। ये पूरा प्रोसीजर है, ऐसे समझी जाती है पॉलिटी। यही मैं आपको बता देता हूं, जब कोई और इमरजेंसी आ जाए, जब अनुच्छेद 359 प्रेसिडेंट इसको लागू करता है, और ये अनुच्छेद ये कहता है अगर ये अनुच्छेद लागू होता है तो 20 और 21 नंबर आर्टिकल को छोड़ के सभी के सभी फंडामेंटल राइट हट जाएंगे। कोई फंडामेंटल राइट उस समय अवेलेबल नहीं होगा जब ये अनुच्छेद लगेगा। ये था पूरा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। थैंक्स टू ऑल।